क्या चीन अब सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का ही नहीं बल्कि खेती का भी सुपर पावर बनने जा रहा है? क्या आने वाले समय में खेतों में किसान नहीं बल्कि एआई और मशीनें फसलें लेंगी? और अगर ऐसा हुआ तो क्या दुनिया के अनाज बाजार का पूरा खेल बदल जाएगा? सोचिए, एक ऐसा देश जहां खेतों में ड्रोन उड़ रहे हैं, सेंसर मिट्टी की हालत बता रहे हैं और एआई तय कर रहा है कि फसल को कब पानी चाहिए, कब खाद और कब कटाई करनी है। ये कोई भविष्य की कहानी नहीं बल्कि चीन का वर्तमान प्लान है। यूएसडीए की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 2026 से 2030 तक के लिए अपनी नई पंचवर्षीय योजना में अनाज उत्पादन को 725 मिलियन टन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। अब यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं रह गया बल्कि एक बड़ा संदेश है। चीन अब खेती में भी दुनिया का नंबर 1 बनने की तैयारी कर रहा है। अगर तुलना करें तो पिछली योजना में यही लक्ष्य 650 मिलियन टन था, यानी कि एक झटके में 75 मिलियन टन का इजाफा। इतनी बड़ी छलांग ये बताती है कि चीन अब धीरे धीरे नहीं बल्कि तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन असली खेल यहाँ शुरू होता है। चीन सिर्फ ज्यादा अनाज नहीं उगाना चाहता, वो खेती का पूरा तरीका बदलना चाहता है। एआई, डिजिटल फार्मिंग, हाई यील्ड बीज, स्मार्ट मशीनें, यानी अब खेती अनुभव से नहीं डेटा से चलेगी। चीन ने 720 बड़े कृषि क्षेत्रों में एक खास अभियान भी शुरू किया जिसका लक्ष्य है 50 मिलियन टन अतिरिक्त उत्पादन। मतलब मौजूदा खेती के साथ साथ नई क्षमता भी तैयार की जा रही है। अब जरा रणनीति को समझिए। चीन अपनी आयात पर निर्भरता कम करना चाहता है, खास तौर पर सोयाबीन जैसे उत्पादों में, जहां वो अभी सबसे बड़ा आयातक है, और साथ ही अपनी कंपनियों को इतना मजबूत बना देना चाहता है कि वो दुनिया के बाजार में भी मुकाबला कर सके। यानी चीन अब सिर्फ खरीदार नहीं रहना चाहता, वो मार्केट का कंट्रोलर बनना चाहता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, इसका असर क्या होगा? अगर चीन इतना बड़ा उत्पादन करने लगे तो ग्लोबल मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी तो कीमतों पर इसका दबाव आएगा। और अगर चीन आयात कम करता है तो जिन देशों से वो खरीदता है वहां के किसानों पर सीधा इसका असर पड़ेगा। और भारत के लिए भी ये एक बड़ा संकेत है। हम खेती में बड़े जरूर हैं, लेकिन क्या हम टेक्नोलॉजी में उतने बड़े हैं? अगर चीन एआई और स्मार्ट फार्मिंग से आगे निकल गया तो भारत को भी अपनी खेती को तेजी से मॉडर्न बनाना होगा। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या चीन खेती में भी दुनिया का नया सुपर पावर बनने की तैयारी कर रहा है? क्या आने वाले समय में अनाज का पूरा ग्लोबल खेल बीज और मौसम नहीं बल्कि डेटा और टेक्नोलॉजी तय करेंगे? इसका जवाब आपको आने वाले कुछ सालों में मिल जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि खेती का भविष्य अब बदल चुका है। चीन खेती में टेक्नोलॉजी के दम पर नया इतिहास लिखने की तैयारी में है। एआई, स्मार्ट फार्मिंग और बड़े उत्पादन लक्ष्य के साथ वो ग्लोबल एग्री मार्केट का गेम बदलना चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि जब दुनिया हाईटेक खेती की ओर बढ़ रही है तब भारत में जमीन पर हालात कैसे हैं? आइए रुक करते हैं देश के खेतों की ओर, जहां इस साल धान की खेती पूरी तरह मॉनसून के भरोसे आगे बढ़ रही है। सोचिए, एक किसान, एक खेत तैयार, मजदूर तैयार, लेकिन आसमान खाली, ना बारिश ना पानी, और धान की रोपाई बस इंतजार में। इस साल धान की खेती की शुरुआत कुछ ऐसी ही कहानी लेकर आई है। सीजन की शुरुआत में मॉनसून ने साथ नहीं दिया। कई राज्यों में खेत तैयार थे लेकिन पानी नहीं था। किसानों को मजबूरी में रोपाई टालनी पड़ी। वजह यही रही कि धान का रकबा शुरुआत में काफी पीछे चल रहा था, लेकिन जैसे ही बारिश ने दस्तक दी तस्वीर थोड़ी बदलनी शुरू हुई। अब जरा ताजा आंकड़ों पर नजर डालें। 24 जुलाई तक देश में करीब 234,43,000 हेक्टेयर में धान की खेती हो चुकी है। सुनने में यह आंकड़ा ठीक लगता है, लेकिन असली कहानी तुलना में छुपी है। पिछले साल इसी समय में यह आंकड़ा 240,63,000 हेक्टेयर था, यानी कि इस बार अभी भी 6,20,000 हेक्टेयर की कमी बनी हुई है। जिसका मतलब साफ है कि रफ्तार तो आई है लेकिन पिछड़ापन अभी भी बाकी है। अगर इसे थोड़ा और आसान तरीके से समझे तो 17 जुलाई तक हालात और कमजोर थे। तब सिर्फ 166,40,000 हेक्टेयर में ही रोपाई हुई थी। अंतर सिर्फ 1,43,000 हेक्टेयर था। लेकिन अगले कुछ एक हफ्ते में रकबा तो तेजी से बढ़ गया, पर पिछले साल से गैप और ज्यादा बढ़ गया। यानी इस साल लेट स्टार्ट का असर अभी भी दिखाई दे रहा है। अब एक बड़ा सवाल, क्या ये कमी पूरी हो पाएगी? यहां आती है राहत की खबर, क्योंकि देश के बड़े धान उत्पादक राज्यों में अब अच्छी बारिश हो रही है। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, पंजाब जहां पहले सूखे खेत थे अब वहां पानी भरने लगा है। किसान फिर से उम्मीद के साथ खेतों में लौट आए हैं। रोपाई का काम तेजी पकड़ चुका है। लेकिन कहानी का दूसरा
पहलू भी समझिए। खेतों में टाइमिंग सबसे बड़ा गेम है। अगर रोपाई ज्यादा लेट हो जाए तो फसल को पूरा समय नहीं मिलता पकने का और इसका सीधा असर पैदावार पर पड़ता है। यानी आने वाले कुछ हफ्ते बेहद अहम होने वाले हैं। अब बात करते हैं सुरक्षा की। फिलहाल सरकार के पास चावल का अच्छा खासा स्टॉक मौजूद है, यानी अगर उत्पादन थोड़ा कम भी रहा तो देश में तुरंत कोई संकट नहीं आने वाला। राशन व्यवस्था और बाजार दोनों संभले रहेंगे। और अंत में पूरी कहानी को एक लाइन में अगर समझ लें तो इस साल धान की खेती ने शुरुआत में धीमी चाल चली, लेकिन अब मानसून के साथ रफ्तार पकड़ ली है और अब सबकी नजर आसमान पर है, क्योंकि फैसला अब भी बादल ही करेंगे कि खेतों में खुशहाली कितनी होगी। तो भारत में धान की फसल के लिए मॉनसून कितना अहम है ये आपने समझा, लेकिन अब बात करते हैं उस खबर की जो अंतर्राष्ट्रीय अनाज बाजार का मूड बदल सकती है। क्योंकि दक्षिण अमेरिका में एक बड़े कृषि देश ने गेहूं और मक्का उत्पादन को लेकर चिंता बढ़ा दी है। यूएसडीए की एक ताजा रिपोर्ट ने आने वाले सीजन में नई तस्वीर सामने रखी है। अर्जेंटीना, जो कि दुनिया के बड़े कृषि उत्पादक देशों में शामिल है, लेकिन अब खबर यह है कि आने वाले सीजन में वहां पर भी गेहूं और मक्का उत्पादन में गिरावट आ सकती है। यूएसडीए की ताजा रिपोर्ट ने विदेशी बाजार की चिंता बढ़ा दी और सबसे बड़ा झटका गेहूं उत्पादन को लेकर दिया है। पिछले सीजन में अर्जेंटीना ने गेहूं के उत्पादन में रिकॉर्ड बनाया था। देश में गेहूं का उत्पादन 27.92 मिलियन टन तक पहुंच गया था। बेहतरीन मौसम, सही समय पर बारिश और अच्छी मिट्टी की नमी ने किसानों को शानदार पैदावार दी थी, लेकिन अब मौसम की तस्वीर पूरी तरह से बदल रही है। यूएसडीए का अनुमान आया है कि 2026-27 में अर्जेंटीना का गेहूं उत्पादन घटकर करीब 21.6 मिलियन टन रह सकता है, यानी कि एक साल में करीब 6.3 मिलियन टन की गिरावट। अब सवाल यह है कि आखिर एक साल में इतना बड़ा बदलाव क्यों? दरअसल खेती में सिर्फ मेहनत नहीं, मौसम भी सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। पिछले साल जहां बारिश और तापमान ने साथ दिया था, वहीं इस बार वही परिस्थितियां दोहराने की उम्मीद कम है। इसका सीधा असर फसलों की पैदावार पर पड़ सकता है और आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले सीजन में गेहूं की औसत उपज 4.1 टन प्रति हेक्टेयर से ज्यादा रही थी, लेकिन इस बार इसके घटकर 3.27 टन प्रति हेक्टेयर रहने का अनुमान है। यानी सिर्फ खेत का क्षेत्र नहीं घटा, बल्कि हर हेक्टेयर से मिलने वाली फसल भी कम हो सकती है। और जब उत्पादन घटता है तो असर सिर्फ खेत तक सीमित नहीं रहता, इसका सीधा असर बाजार पर दिखाई देता है। अर्जेंटीना का गेहूं एक्सपोर्ट 18.5 मिलियन टन से अब घटकर 15.5 मिलियन टन तक सिमट सकता है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अर्जेंटीना से आने वाला गेहूं इस समय कम हो सकता है। यही वजह है कि दुनिया भर के खरीदार अब दूसरे सप्लायर देशों पर नजर रखेंगे। दिलचस्प बात तो यह है कि उत्पादन में गिरावट इतनी बड़ी हो सकती है कि अर्जेंटीना दुनिया के टॉप 10 गेहूं उत्पादक देशों की सूची से भी बाहर हो जाएगा। जो देश लंबे समय से विदेशी गेहूं व्यापार का अहम हिस्सा रहा हो, उसके लिए यह बड़ा बदलाव माना जा रहा है। और अब बात करते हैं मक्का की। यहां भी तस्वीर बहुत अलग नहीं है। यूएसडीए के अनुमान के मुताबिक अर्जेंटीना का मक्का उत्पादन भी 63 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर से घटकर करीब 60.5 मिलियन टन रह सकता है। बुआई क्षेत्र भी थोड़ा कम होने की उम्मीद है, लेकिन मक्का के मामले में सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ मौसम नहीं, किसानों को कॉर्न लीफ हॉपर कीट और कॉर्न स्टंट बीमारी जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा है। और इसी वजह से कुछ किसान इस बार मक्का की खेती को लेकर थोड़ा अलर्ट नजर आ रहे हैं। हालांकि मक्का निर्यात में बड़ी गिरावट का कोई अनुमान नहीं है। अर्जेंटीना का निर्यात 43 मिलियन टन से घटकर 42.5 मिलियन टन तक रहने का अनुमान है, लेकिन चिंता यहाँ ये है कि देश का अंतिम स्टॉक कम हो सकता है। स्टॉक घटने का मतलब है कि भविष्य में बाजार को मिलने वाला सपोर्ट कमजोर हो सकता है। यानी अगर किसी और बड़े उत्पादक देश में मौसम खराब हो गया तो कीमतों में तेजी आने की उम्मीद बढ़ जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल, अर्जेंटीना की ये गिरती फसल दुनिया के अनाज बाजारों को कितना प्रभावित करेगी? क्योंकि अर्जेंटीना सिर्फ एक देश नहीं है, वो विदेशी सप्लाई चेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर वहां से गेहूं या मक्का की उपलब्धता किसी भी तरीके से कम हुई तो अमेरिका, ब्राजील, रूस और यूक्रेन जैसे देशों की भूमिका बढ़ सकती है और इसका असर भारत जैसे देशों पर भी दिखाई देगा। क्योंकि विदेशी बाजार में किसी भी बड़े बदलाव का असर कीमतों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और कमोडिटी ट्रेड पर दिखाई देता है। फिलहाल तो पूरी दुनिया की नजर अर्जेंटीना के मौसम, बुआई की रफ्तार और आने वाली यूएसडीए रिपोर्ट्स पर टिकी हुई है, क्योंकि आने वाले महीने ये तय करेंगे कि उत्पादन में और गिरावट आएगी या मौसम किसानों को राहत देगा। तो सवाल सिर्फ अर्जेंटीना का नहीं है, सवाल ये भी है कि क्या एक देश की कम होती फसल पूरी दुनिया के अनाज बाजार में नई हलचल पैदा करेगी? क्या गेहूं और मक्का की कीमतों में नई तेजी की शुरुआत होगी और क्या इसका असर भारत के बाजारों तक पहुंचेगा?
गेहूं और मक्का के बाजार में अर्जेंटीना की घटती फसल ने चिंता तो बढ़ा दी है, लेकिन अब बात करते हैं उस कमोडिटी की जो सीधे हर घर की रसोई से जुड़ी है, क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खाद्य तेल महंगा हो तो उसका असर सिर्फ ट्रेडर्स पर नहीं बल्कि आम उपभोक्ताओं पर भी दिखाई देता है। और इस वक्त पाम ऑयल बाजार में तेजी का नया दौर शुरू हो चुका है। सुबह की चाय से लेकर घर की रसोई तक हर जगह इस्तेमाल होने वाला खाने का तेल अगर महंगा होने लगे तो इसका असर सीधा आम आदमी की जेब पर दिखाई देता है। और इस वक्त दुनिया के खाद्य तेल बाजार से एक ऐसी ही खबर सामने आई है। मलेशिया के पाम ऑयल बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कीमतें पिछले 15 हफ्तों के ऊपरी स्तरों पर पहुंची और लगातार तीसरे हफ्ते बाजार मजबूती के साथ कारोबार करते दिखाई दिए। अब सवाल यह है कि आखिर पाम ऑयल में इतनी तेजी कैसे आ गई और क्या इसका असर आने वाले दिनों में भारत के खाद्य तेल बाजारों पर भी दिखेगा, क्योंकि दरअसल आपको बता दें कि 24 जुलाई को मलेशिया के बुर्सा डेरिवेटिव एक्सचेंज पर अक्टूबर डिलीवरी वाला बेंचमार्क पाम ऑयल बढ़कर 4,723 रिंगिट प्रति टन पर पहुंच गया। सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे हफ्ते में इस कॉन्ट्रैक्ट में करीब 2.5% से ज्यादा की बढ़त आई। यानी बाजार साफ संकेत दे रहा है कि इस समय पाम ऑयल को लेकर खरीदारों का भरोसा मजबूत बना हुआ है। अब समझते हैं इस तेजी के पीछे की वजह क्या रही। पहला बड़ा कारण रहा कच्चे तेल की मजबूती। दरअसल पाम ऑयल सिर्फ खाने के काम नहीं आता बल्कि इसका इस्तेमाल बायोडीजल बनाने में भी किया जाता है। और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल महंगा होता है तो बायोडीजल की डिमांड बढ़ने लगती है और जैसे जैसे बायोडीजल की डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे पाम ऑयल को भी सपोर्ट मिलता है। और दूसरा इसका सबसे बड़ा फैक्टर रहा चीन की बढ़ती डिमांड। चीन दुनिया के सबसे बड़े खाद्य तेल उपभोक्ताओं में शामिल है। हाल ही के दिनों में चीन की ओर से पाम ऑयल खरीदारी में फिर से दिलचस्पी देखने को मिली है और जब चीन जैसे बड़े खरीदार बाजार में एक्टिव होते हैं तो पूरी दुनिया के कमोडिटी बाजारों की नजर उस पर टिक जाती है। और तीसरा बड़ा कारण रहा इंडोनेशिया की नई बायोडीजल नीति। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादक देश है। वो B50 बायोडीजल कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, यानी कि अब डीजल में 50% तक बायोडीजल मिश्रण का लक्ष्य रखा जाएगा। और अगर ये योजना पूरी तरह लागू हो गई तो इंडोनेशिया में घरेलू खपत बढ़ेगी और इसका सीधा मतलब है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उपलब्ध पाम ऑयल की मात्रा कम हो जाएगी और यही संभावनाएं कीमतों को सपोर्ट दे रही हैं। अब सिर्फ मलेशिया ही नहीं, एशिया के दूसरे बाजारों में भी खाद्य तेलों में तेजी आ गई है। चीन के डालियन कमोडिटी एक्सचेंज में सोयाबीन तेल वायदा 1% से ज्यादा बढ़ा जबकि पाम ऑयल वायदा 1.5% से ज्यादा बढ़ गया। ये संकेत है कि एशियाई बाजारों में वनस्पति तेलों की डिमांड लगातार मजबूत है। हालांकि अमेरिका के शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड पर सोयाबीन तेल में करीब 1% की कमजोरी जरूर आई, लेकिन इसका ज्यादा असर पाम ऑयल पर नहीं पड़ा क्योंकि फिलहाल एशियाई डिमांड और एनर्जी मार्केट की मजबूती पाम ऑयल को सपोर्ट दे रही है। अब यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है, खाद्य तेलों का बाजार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पाम ऑयल, सोयाबीन तेल, सूरजमुखी तेल और सरसों तेल एक दूसरे के विकल्प माने जाते हैं। अगर किसी एक तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो इसका असर दूसरे तेलों पर भी दिखाई देता है और यही वजह है कि बाजार की नजर सिर्फ पाम पर नहीं बल्कि पूरे विदेशी खाद्य तेल सिस्टम पर है। अब बात करें अगर क्रूड ऑयल की, क्योंकि यहां से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। मध्य पूर्व में तनाव, रेड सी के समुद्री रास्ते को लेकर अनसर्टेनिटी ने एनर्जी मार्केट को मजबूती दी। निवेशकों को डर लगा कि अगर हालात बिगड़े तो वैश्विक सप्लाई प्रभावित हो सकती है और जब क्रूड महंगा होगा तो बायोडीजल उत्पादन ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। यानी एक तरफ महंगा कच्चा तेल, दूसरी तरफ बायोडीजल की डिमांड और तीसरी तरफ बड़े खरीदार देशों की एक्टिवनेस। इन तीनों ने मिलकर पाम ऑयल को मजबूती दे दी। लेकिन बाजार की नजर अब आगे की तस्वीर पर भी है। ब्राजील आने वाले सालों में अपने ऑयल पाम उत्पादन को बढ़ाने की तैयारी जरूर कर रहा है। अगर ब्राजील की ये योजना सफल हो गई तो भविष्य में वैश्विक सप्लाई बढ़ सकती है और कीमतों पर दबाव बन सकता है। वहीं दूसरी तरफ ब्राजील के सोयाबीन उत्पादन को लेकर भी अनुमान सामने आया है। अगर सोयाबीन उत्पादन घटा तो सोयाबीन तेल की उपलब्धता प्रभावित होगी और इसका सीधा फायदा पाम ऑयल को मिल सकता है। अब सबसे अहम बात, भारत पर इसका क्या असर, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े खाद्य तेल आयातकों में शामिल है और अपनी देश की जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से मंगाता है और पाम ऑयल इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पाम ऑयल की तेजी जारी रही तो आने वाले समय में भारत में भी खाद्य तेल की कीमतों पर इसका असर देखने को मिल सकता है। अब बाजार के सामने सबसे बड़ा सवाल और चुनौती यही है कि क्या पाम ऑयल की ये तेजी 5,000 रिंगिट प्रति टन के स्तर पर पहुंच जाएगी।
क्या इंडोनेशिया की B50 नीति कीमतों को और ऊपर लेकर जाएगी? और क्या चीन की बढ़ती डिमांड आने वाले महीनों में ग्लोबल खाद्य तेल बाजार का कोई नया ट्रेंड तय करेगी? क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ तेल की कीमतों की नहीं बल्कि सप्लाई, डिमांड और एनर्जी मार्केट के बीच बैलेंस की है। और आने वाले दिन ही ये बताएंगे कि पाम ऑयल की ये तेजी कितनी लंबी चलती है। फिलहाल अनाज अड्डा में अनाज से रिलेटेड अपडेट में इतना ही। आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी पर।